देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो 1764 में युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद कुछ चीजें बदली थी, जैसे दिल्ली, अवध और बंगाल के नवाबों पर तो बंगाल के जो नवाब थे उनके ऊपर, अवध के जो नवाब थे उनके ऊपर क्या हो जाता है? कंपनी का कब्जा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? कंपनी का कब्जा हो जाता है। आगे देखिए, कंपनी का क्या हो गया? अधिकार हो गया। ठीक है, तो किसका कब्जा हो जाता है? तो कंपनी का अधिकार हो जाता है इन सभी के ऊपर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जब कंपनी का अधिकार हो जाता है इन सभी क्षेत्रों पर, तो उसके बाद क्या होता है? जो दिल्ली थी उसने किस बात को लेकर समझौता कर लिया? तो दिल्ली ने इस बात को लेकर समझौता कर लिया कि आप हमें 25 लाख रुपए वार्षिक कर दे दीजिए और उसके बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्वतंत्र व्यापार कीजिए, ठीक है। तो दिल्ली ने किस बात के ऊपर समझौता कर लिया? 25 लाख रुपए वार्षिक। कितना? 25 लाख रुपए वार्षिक। और उसके बदले में क्या मांगा कंपनी ने? कंपनी किसको देगी ये पैसा? कंपनी पैसा देगी ये दिल्ली के नवाब सुल्तान को, ठीक है। कितने रुपए? 25 लाख रुपए वार्षिक। बदले में क्या मांग रही थी? बदले में वो मांग रही थी बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की जो दीवानी होती है, दीवानी का मतलब होता है वहां के अधिकारों को मांग रही थी। ठीक है, तो वहां के जो अधिकार थे उनकी मांग कर रही थी कौन? कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मांग रखी थी कि हम दिल्ली के सुल्तान को 25 लाख रुपए वार्षिक देंगे, उसके बदले में दिल्ली का सुल्तान हमें क्या दे दे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दे। यानी कि वहां पर जो कर होगा, वहां पर जो टैक्स होगा, वहां की जो न्याय व्यवस्था होगी, सब कुछ कौन देखेंगे? हम देखेंगे। ठीक है, ये सारी बातें की जाती हैं। आगे देखिए, आगे क्या होता है।
देखिए जब इन क्षेत्रों पर दावेदारी कर देती है, कौन दावेदारी कर देती है? कंपनी दावेदारी कर देती है, तो इन बातों को कौन मान लेता है? दिल्ली का सुल्तान मान लेता है। ठीक है, कंपनी की मांगों को दिल्ली का सुल्तान मांग लेता है। कहां का सुल्तान मांग लेता है? तो दिल्ली का सुल्तान मान लेता है कंपनी की बातों को, और इस पर क्या हो जाता है? सहमत हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सहमत हो जाता है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है उसकी मांगों को लेकर सहमत हो जाता है। कौन सहमत हो जाता है? शाह आलम सेकंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मांगे रखी थी कि हम आपको 25 लाख रुपए वार्षिक टैक्स देंगे, उसके बदले में आप क्या करना, आप हमको दिल्ली के क्षेत्रों को छोड़कर बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन क्षेत्रों की क्या दे देना? दीवानी दे देना, यानी कि सूबेदारी दे देना। ठीक है, तो जो दिल्ली का सुल्तान होता है वो कंपनी की मांगों को मान लेता है। इसके अलावा अब दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दूसरा व्यक्ति होता है अवध। अवध का सूबेदार होता है, कौन होता है अवध का सूबेदार? अवध का सूबेदार होता है सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला के सामने कंपनी ये मांग रखती है, क्योंकि सुजाउद्दौला जो था वो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार चुका था, इसलिए कंपनी इसको क्या करती है? कंपनी दोबारा से अवध का क्या नियुक्त कर देती है? अवध का सूबेदार बना देती है। ठीक है, किसको बना देती है? अवध का सूबेदार सुजाउद्दौला को बना देती है, लेकिन शर्त भी रखती है। क्या शर्त रखती है? पहली शर्त ये रखती है कि युद्ध के समय, किसके समय? युद्ध के समय एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। ठीक है, एक दूसरे की क्या करेंगे? एक दूसरे की सहायता करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो था वो ये था कि किसी शत्रु से अवध कंपनी के खिलाफ समझौता नहीं करेगा। कंपनी के खिलाफ समझौता नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या थी? संधि की बातें होती हैं जो अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। पहली क्या थी? युद्ध के समय एक दूसरे की सहायता करेंगे। दूसरी क्या होती है? किसी शत्रु से अवध जो है वो कंपनी के खिलाफ समझौता नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? क्योंकि इसने मल्हार राव होलकर जो होता है उसकी सहायता से युद्ध किया था, किसके विरुद्ध? ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। इसीलिए क्या किया जाता है? ये समझौता किया जाता है। ठीक है, आगे देखो शर्त देखते हैं कौन कौन सी और होती है। देखिए शर्तें काफी होती हैं, 10-10, 15-15 पॉइंट पर शर्तें होती थी, लेकिन हमको 4 से 5 शर्तें ही याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि कॉपी को गर्म नहीं बनाना। ठीक है,
अब देखिए एक महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि जो अवध का नवाब है वो कंपनी को कितने रुपए देगा, 50 लाख रुपए देगा। कितने रुपए देगा, 50 लाख रुपए देगा। ठीक है, 50 लाख रुपए अवध का नवाब कंपनी को देगा। और इन सारी बातों को लेकर सहमत भी हो जाता है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प उसके पास उपलब्ध नहीं था। युद्ध में हार चुका था, सेना समाप्त हो चुकी थी और अंग्रेज जिसे चाहते उसे सूबेदार बना सकते थे। इसलिए इधर ये क्या हो जाता है, सहमत हो जाता है। अब हम बात करते हैं कहाँ की, बंगाल की। ठीक है, कहाँ की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं। तो बंगाल में जो शासन नवाब था उस समय वो था मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम बक्सर के युद्ध में हार जाता है। इस कारण अगला जो नवाब बनाया जाता है वो दोबारा से बनाते हैं मीर जाफर को। देखना, सबसे पहले जो था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बना था, कौन बना था, सिजाउद्दौला बना था। सिजाउद्दौला बना, सिजाउद्दौला के बाद फिर दोबारा जो बनता है वो धोखे से कौन बनता है, वो बनता है मीर जाफर। ठीक है, और मीर जाफर के बाद बनता है मीर कासिम, और मीर कासिम के बाद फिर वापस से बन जाता है मीर जाफर। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, मीर कासिम और मीर जाफर, इन दोनों चीजों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। देखिए, मीर जाफर क्या हो जाता है, सहमत हो जाता है। कहाँ का सूबेदार बनने का, बंगाल का। कब सहमत हो जाता है, 1764 में। मीर जाफर 1764 में कंपनी के द्वारा बंगाल का कौन आ गया, मनोज कुमार। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे अब इसमें क्या होता है। आगे जो इसमें होगा, मीर जाफर कंपनी के द्वारा बंगाल का क्या नियुक्त कर दिया जाता है, बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो बंगाल का क्या नवाब नियुक्त कर दिया जाता है और कंपनी को आवश्यकता के अनुसार धन देता है। कंपनी को आवश्यकता के अनुसार धन उपलब्ध कराता है। धन उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्या उपलब्ध कराता है, धन उपलब्ध कराता है। इसके बाद ये जो मीर जाफर होता है वो क्या बन जाता है,
कंपनी की कठपुतली बन जाता है, कंपनी की बातों को मानने लगता है। ठीक है, कंपनी की बातों को मानने लग जाता है। तो कंपनी के मीर जाफर कंपनी के हाथों की क्या बन जाता है, कठपुतली बन जाता है। ठीक है, कठपुतली बन जाता है। यानी कि ये अपने आप में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था, कोई भी काम करता था तो कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती थी, केवल नामात्र का क्या बन जाता है, नवाब बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 3 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। शाह आलम सेकंड जो कि दिल्ली का होता है, सजाउद्दौला जो कि अवध का होता है, और मीर जाफर जो कि बंगाल का होता है। तीनों के नाम याद रखने हैं। अगर आप एक का नाम भी गलत कर दोगे, अगर आपने मीर जाफर को अवध का बना दिया या फिर सजाउद्दौला को बंगाल का बना दिया, शाह आलम को कहीं और का बना दिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबका एक समान रखना है जो बताया है। ठीक है, तो ये महत्व है। अब देखिए, हम महत्व की बात कर रहे थे, तो महत्व क्या हुआ, अंग्रेजों के लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं बक्सर की युद्ध के बाद में। बक्सर के युद्ध के बाद में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देखिए, मैं कुछ पॉइंट दिखा रहा हूं, वो तुमको क्या रखते हैं याद। जैसे पहला पॉइंट ये है, उत्तर भारत में कंपनी का दबदबा बढ़ जाता है। ठीक है, कंपनी को कोई चुनौती देने वाला नहीं रहता, दबदबा बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट ये था, दिल्ली का सुल्तान नामात्र का सुल्तान बन जाता है, नामात्र का सुल्तान बन जाता है, जो अंग्रेजों के अधीन होता है। किसके अधीन होता है, अंग्रेजों के अधीन होता है। उसके बाद तीसरा फैक्ट ये होता है कि उत्तर भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई दूसरी शक्ति बसती नहीं है। मराठा भी हार चुके थे, तो उत्तर भारत में कंपनी को चित्तौड़ लिखने वाला था, चुनौती देने वाला कोई नहीं था। ठीक है, चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इसी में जोड़ना आगे, अंग्रेजों से अब सभी शासक मित्रता रखना पसंद करते थे, मित्रता रखना पसंद करते थे। ठीक है, मित्रता रखना क्या करते थे, पसंद करते थे। तो ये चीज तुमको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, इसके अलावा बक्सर के युद्ध के बाद में क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा राज्यों की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, राज्य की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अपने ऊपर ले लेते हैं और बदले में पैसा प्राप्त करते हैं।
क्या प्राप्त करते हैं? पैसा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद बताते हैं 100 से ज्यादा, किससे? 100 से ज्यादा जो विमान थे वो भर के ले जाए जाते हैं। कहाँ? अंग्रेज जो है वो ब्रिटेन ले जाते हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा मात्रा में बंगाल, उड़ीसा और बिहार को लूटकर पैसा ले जाया जाता है, क्योंकि उस समय जो बंगाल था भारत का सबसे समृद्ध क्या था? राज्य होता है। क्यों होता है बंगाल उस समय का सबसे समृद्ध राज्य? क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह था और यहीं से क्या होता था? ज्यादातर व्यापार होता था। ठीक है, इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र पर सबसे पहले कब्जा किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और उसके बाद यहीं से ये लोग नावों के द्वारा अपना जो धन है वो कहाँ ले जाते हैं? ब्रिटेन ले जाते हैं और बंगाल को बिल्कुल कमजोर कर देते हैं लूट लूट के। ठीक है, तो इसीलिए बक्सर का जो युद्ध है वो अंग्रेजों का भारतीय राजनीति में, भारतीय साम्राज्य में प्रवेश के मार्ग माने जाते हैं। दो युद्ध, एक युद्ध माना जाता है प्लासी का, जो कब हुआ था? 1757 में हुआ था, और दूसरा होता है बक्सर का, जो 1764 में हुआ था। ठीक है, तो 1757 और 1764 दो युद्ध महत्वपूर्ण हैं जिनके द्वारा अंग्रेजों ने भारत में अपना रास्ता तय किया था। ठीक, तो इस प्रकार ये जो आपका लेक्चर है वो क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।